अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो मास डिफेक्ट है। हम लोग मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मास डिफेक्ट क्या होता है। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तब इसका जब हम एटॉमिक मास लिखेंगे तो एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे। एटॉमिक मास इसका क्या होगा। एटॉमिक मास इसका 1 2 3 4, तो मेरे पास डेफिनेटली उसका 4 AMU होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि इसका मास, एटॉमिक मास जो है वो 4 AMU के बराबर होगा। अब मैं अगर क्या करता हूँ, अगर मैं इस एटम को स्प्लिट करता हूँ इस एटम को, और पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेता हूँ, पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाए, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, और मैं इंडिविजुअली क्या करता हूँ, इंडिविजुअली हर प्रोटॉन का और हर इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मैं निकालता हूँ। तो अगर मैं अलग अलग तोलूँगा तब मैं उसका सम निकालूँगा ना। देखो, अगर मैं तोलता हूँ सपोज़ इसको, इस प्रोटॉन को एटम से निकालूँगा तो इसका मास ले लूँगा, ठीक है, वो इधर मैं लिख लूँगा। फिर इस प्रोटॉन को निकाल के इसका मास मैं इधर लिख लूँगा। फिर इस न्यूट्रॉन को अलग से जो है मैं तोल लूँगा और इसका मास लिख लूँगा। फिर इस न्यूट्रॉन का मास जो है मैं तोल लूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके जितने भी मासेस होते हैं उसको मैं सम कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो जब मैं ऐड करूँगा तो उसका रिजल्ट मेरे पास कितना होगा, उसका रिजल्ट मेरे पास 5 AMU होगा, ठीक है। तब क्वेश्चन को समझो, मसले को समझो। जब मैं एटम को तोलता हूँ तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो कैंसिल होता है, उसको तो हम कंसिडर नहीं करते। तो मास जो होता है वो तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अगर एटम के अंदर मैं इसको तोलूँगा तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 AMU आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, प्रोटॉन्स को, इन दो प्रोटॉन्स को और इन दो न्यूट्रॉन्स को एटम से बाहर ले के तोलूँगा ना इंडिविजुअली, तब इनका जो एटॉमिक मास होगा, तब इनका एटॉमिक मास जो होगा वो मेरे पास 5 AMU का होगा, नॉट 4 AMU, नॉट 4 AMU। तो इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा। अब उसका मास क्यों बढ़ेगा, ठीक है, उसके जब ये एटम्स के अंदर होते हैं ये चार, तब इनका मास कम होता है, और जब ये इनको हम एटम से बाहर निकालते हैं तब इनका मास क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, मास के अंदर क्या आ रहा है, मसला आ रहा है, मास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से इस टॉपिक को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मसले को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि मसला क्या है। तो यही मसला है। अब देखो, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका जो रीज़न है ना वो आइंस्टाइन ने क्लियर किया हुआ था, E=mc² फार्मूले के थ्रू। इसके थ्रू हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल है इनटू मास, एंड मास इज़ कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी, ठीक है। अब इसको देख के इसी के थ्रू हम इस मसले को समझ सकते हैं और उसको हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसला था उसका जो रीज़न था वो आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन के थ्रू दिया था। देखो, होता क्या है, जब आपके पास एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में से एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और इस एनर्जी के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और टुगेदर रहते हैं, ठीक है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह पे मौजूद हो तो उनके बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब उसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ये एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस के अंदर रह रहे होते हैं। अगर इनके बीच में ये बाइंडिंग एनर्जी ना होती तो फिर ये एक ही न्यूक्लियस के अंदर वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो, मसला क्या है, मसला ये है, जब मैं इनको ब्रेक करूँगा ना, जब मैं इस बॉन्ड को, इस बाइंडिंग एनर्जी को या इस अट्रैक्शन को जब मैं ख़त्म करूँगा तब क्या होगा, ये तो इनसाइड द न्यूक्लियस बात हो गई, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं बाहर लेके आऊँगा तो डेफिनेट बात है मैंने इस एनर्जी को ख़त्म कर देना है। तो क्या होता है, ये प्रोसेस, और ये मेरे पास न्यूट्रॉन है ये वाला। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है मैं इसको ख़त्म करूँगा। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो इसके पास जो एनर्जी है
वो इसके मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जो यहाँ पे तो एनर्जी है ना, वो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है वो मेरे पास। अब वो बाइंडिंग एनर्जी वापस जो है वो किधर चली जाएगी, प्रोटॉन के मास के साथ ऐड हो जाएगी और न्यूट्रॉन के मास के साथ ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इंडिविजुअली इसको तोलूँगा इंडिविजुअली, तो इसका मास जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके बीच में जो एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी अब ख़त्म हो गई है, वो मैंने ब्रेक कर ली, तो वो एनर्जी यहाँ पे आके दोबारा इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तब इसकी वजह से इसका जो मास होता है ना वो बढ़ता है। अब देखो हम इसको सपोज करते हैं मेरे पास, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब मैं इसको एटम की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं इसको एटम के अंदर डाल रहा हूँ, तो ये फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ये अपने बाइंडिंग एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेंगे। देखो ये न्यूक्लियस के अंदर है, तब क्या होगा, तब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। जब अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ मास जो है वो अपना अट्रैक्शन के अंदर यूज़ कर लेंगे, इस बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू यूज़ कर लेगा। तो इसका मास न्यूक्लियस के, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो उनके जो मासेस होते हैं वो कम होंगे। वो क्यों कम होंगे? क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और वो अट्रैक्शन तब प्रोड्यूस होता है जब ये अपना मास, कुछ ना कुछ मास जो है उस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब ये अपना मास उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पे एक एनर्जी या एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और उसके बीच में कनेक्टेड रहता है। लेकिन उन्होंने इस अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए क्या किया है, अपने मास को जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। देखो एनर्जी जो है, मास जो है वो एनर्जी में डेफिनेटली कन्वर्ट होता है। जब एक वुड है वो जलता है तो क्या होता है, उसका मास जो है वो एनर्जी में कंज्यूम हो रहा होता है, उसका मास हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कंज्यूम हो रहा होता है। इस तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो इस अट्रैक्शन को या इस एनर्जी को पैदा करने के लिए अपने मास का इस्तेमाल करते हैं और अपने मास को डिक्रीज़ करते हैं। इस वजह से जब हम इनको एटम के अंदर तोलते हैं तो इनका मास जो होगा वो कम आएगा, मास 4 होगा, वो कम होगा, ठीक है। और जब हम इसको बाहर लेके आते हैं तो बाहर इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। बाहर मास क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो अब एनर्जी है वो फिर नहीं रहेगी, वो दोबारा ही इनके मासेस के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये मास डिफेक्ट का जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया कि मास जो है वो क्यों ज़्यादा होता है और क्यों कम होता है। और मास डिफेक्ट इतना नहीं होता, मास डिफेक्ट सिर्फ 0.15% होता है, जो कि बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर 4 AMU होगा, कि जब एटम के अंदर तोलोगे तो 4 AMU होगा और जब बाहर तोलोगे तो 5 AMU होगा। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन बीच में से डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में से। वो कितना डिफरेंस होता है? वो तकरीबन 0.15% डिफरेंस मास डिफेक्ट इतना रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता। मैंने ज़्यादा आपको इस वजह से बताया क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिया है, लेकिन डिफरेंस होता है जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। वो इतना नहीं होता, वो सिर्फ 0.15% ही होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल से 4 AMU के अंदर जब आप तोलेंगे तो फिर ये 0.15 AMU होगा, इतना सा चेंज होगा, इतना सा, ठीक है। इतना बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मास में चेंजेस आते हैं जब आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एटम से निकाल के तोलते हैं तो वो उसका मास ज़्यादा होगा। जब आप उसको एटम के अंदर तोलेंगे तो उसका मास कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसके बीच में से बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है ना। और आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द एटम, उसके अंदर एनर्जी कम होगी, एनर्जी नहीं होगी, और वो एनर्जी है वो वापस मास में कन्वर्ट हुई होगी, तब उसका मास बहुत ज़्यादा आएगा ना। जब आप उसको ब्रोकन पार्ट में या इंडिविजुअली आप इसको तोलेंगे, तो ये बात मैंने क्लियर कर ली है, ठीक है।